हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के सेशन में मैं डिस्कस करने वाली एक स्टूडेंट की रिक्वेस्टेड जो क्वेरी है। वैसे तो दो रिक्वेस्टेड इंक्वायरीज अभी बैक टू बैक रिसीव हुई थी, लेकिन आज मैं सिर्फ यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल के मैटर में आपसे डिस्कस करूंगी। जो दोनों क्वेरी थी वो मैं आपको बताऊंगी, और कौन सी क्वेरी आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं हम उसे डिटेल में कवर अप करेंगे। तो स्टूडेंट की पहली एक स्टूडेंट की क्वेरीज ये थी कि मैम, यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल में जो हम आंसर लिखते हैं, ठीक है, तो उन्होंने ये जो क्वेश्चन रेज किया था कि हाउ टू राइट द थ्योरी आंसर आप के लिए आप हमें स्पेसिफिकली फोकस करके आप हमें बताएं, और कोई एक मॉडल आंसर्स के बेसिस पे आप हमें सजेस्ट करें कि हमें कैसे सोचना चाहिए या कैसे लिखना चाहिए, ठीक है। तो एक क्वेरी ये थी, और दूसरी क्वेरी थी, एक स्टूडेंट ने पूछा जीएस की प्रिपरेशन के लिए मैम आप अपने जो मटेरियल्स हैं उनकी ग्लिम्स शो कर दीजिए। तो जनरली अभी तक मैंने ऐसे कोई ग्लिम्स शेयर नहीं किए, बट येस आई फाउंड वन ऑफ माय बुक। तो उसका ग्लिम्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी कम्युनिटी सेक्शन में, ठीक है, ताकि मे बी अगर वो किसी भी तरीके से आपके लिए हेल्पफुल हो चुके तो डेफिनेटली जो है आपको हेल्प मिल सके उससे। तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारा कि यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल में थ्योरी आंसर्स को कैसे अंडरस्टैंड करना है, उसे कैसे अटेम्प्ट करना है, और एक जो है एक क्वेश्चन के बेसिस पे हम उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, मैंने अभी आप जस्ट अभी इमीडिएट मैं आपके सामने ही उसको सिलेक्ट करूँगी, और उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को पास्ट ईयर पेपर से ले रहे हैं हम, और उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर देंगे ताकि आप अपने जो है प्लानिंग कर सकें। तो देखिए, थ्योरी पेपर भी हमारा पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में है, ठीक है। तो अभी जो फर्स्ट मैं आपको डिस्कस करूँगी कि हर एक सब्जेक्ट में आपकी जो प्लानिंग होनी चाहिए वो डिफरेंट होनी चाहिए। उसके बाद हर एक सब्जेक्ट के साथ-साथ हर एक चैप्टर वाइज़ में आपकी प्लानिंग सेपरेटली होनी चाहिए, प्लस पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन में प्लानिंग सेपरेट होनी चाहिए। जी हाँ, आप बहुत ज़्यादा ही सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है? इतना कैसे कर लेंगे? टाइम बहुत कम है, कोर्स बहुत ज़्यादा। इसीलिए आपको बार-बार रिक्वेस्ट किया था मैंने कि आपको कोर्स को कवर अप करना है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, 1-2 रिवीजन करना है, और आंसर राइटिंग मस्ट है। उसे स्किप ना करें। अगर आप फाइनल एग्ज़ाम में बैठने के लिए बिल्कुल रेडी होना चाहते हैं, तो आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को किसी भी केस में मिस नहीं करेंगे, ठीक है? तो पहले मैं पेपर 1 का एक सैंपल क्वेश्चन लूँगी और उसको डिस्कस करूँगी, और फिर पेपर 2 का लूँगी और कंप्लीट एक रोड मैप दूँगी। स्टिल अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है, आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ करके क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? 2022 का आपका अभी रीसेंट पेपर हुआ है, और इस पे मैंने काफ़ी डिस्कशन भी किया था। तो उस 2022 का ही पेपर हम उठा लेते हैं, हमारा पेपर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जनरली स्टैंड अलोन स्ट्रेट क्वेश्चन होता है, ठीक है? तो मैं क्वेश्चन 1 जो है कंपल्सरी है, इसलिए उसको ही पहले डिस्कस करूँगी, ठीक है? उस पर्टिकुलर पैटर्न में आपको एक रोड मैप बताऊँगी, और अगर आपको कुछ और भी पैटर्न्स या रोड मैप चाहिए तो आप उसे पूछ लेंगे, ठीक है? स्पेसिफिक इंक्वायरी जो है आप अपनी क्वेरीज़ को रेज़ करेंगे। तो हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 बी था, 10 मार्क्स का था, और आपको 150 वर्ड्स देने थे, ठीक है? क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड हाउ डज एबीसी सिस्टम सपोर्ट कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पे आपकी स्टैटिक नॉलेज के साथ साथ आपकी क्रिटिकल थिंकिंग भी देखी जा रही है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी देखा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, अब आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसे 2 पार्ट में पूछा गया है, इसकी स्ट्रैटेजी अलग हो जाएगी, ठीक है। अब यहीं पे हम क्वेश्चन नंबर 1 डी देखें, जहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि एक्सप्लेन ब्रीफली द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन प्रिपेयरिंग द बजट फॉर एन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक स्टैंड अलोन क्वेश्चन है, इसकी स्ट्रैटेजी अलग होगी। फिर तीसरा क्वेश्चन आपका 1 ई जो है, उसकी स्ट्रैटेजी भी अलग होगी। स्टेट द एक्सेप्शन टू द प्रोविजन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट regarding set off of losses from one source against from another source under the same head। ये भी, ये 3 पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट है। तीनों में आपको 150 वर्ड्स देना है, और तीनों का जो वेटेज है वो 10 मार्क्स का है। तो अब ये आर्ट आपको कैसे आएगी? ऑब्वियसली ये प्रैक्टिस आएगी। देखिए, मैं आपको रोड मैप दे दूंगी, लेकिन ये आर्ट आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी होगी। अब मैं क्वेश्चन जो पहला आपके साथ डिस्कस की कि व्हाट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, और वो कैसे सपोर्ट करेगा आपकी कॉर्पोरेट, तो ये आपका 5 मार्क्स वेटेज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में आपने ब्रीफ उसको एक्सप्लेन किया, ठीक है। अगर आपको किसी स्कॉलर्स या ऑथर्स के डिफिनीशन याद है तो आप उसे यूज कर सकते हैं, नहीं याद है तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है।
बिल्कुल ही अच्छे वर्ड्स में आपको व्हाट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में एक सिंपल टर्म्स में उसे एक्सप्लेन करना है। साथ ही साथ एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देना है, ज़्यादा बड़ा नहीं क्योंकि वर्ड लिमिट की रिस्ट्रिक्शन है। आपने एक्सप्लेन किया, आपने एग्जाम्पल दे दिया, ये हो गया आपका पार्ट 1। ठीक है, अगर यहीं पे थोड़ा सा और वेटेज होता मार्क्स का तो हम क्या है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के और फीचर्स को लेकर के चले आते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज डाइवर्सिफाई होते जाते हैं। ठीक है, अब सेकंड पार्ट है हाउ डज एबीसी सिस्टम सपोर्ट कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। तो आपने एबीसी सिस्टम क्या होता है एक तरीके से आपने वो एक्सप्लेन कर दिया फर्स्ट पार्ट में, अब उसे लिंक करना है आपको कॉर्पोरेट की स्ट्रैटेजी में। अब डिफरेंट, अब आप यहाँ पे अपनी प्रैक्टिकल अप्रोच, और ये कैसे है, या तो आप प्रैक्टिकली काम कर रहे हो या आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की हो, यही दो तरीके हैं। तो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी में वो कैसे लिंक्ड होगा, कैसे सपोर्ट करेगा, तो उसके लिए आपको पहले ये बताना होगा भाई हर एक कॉर्पोरेट को अपनी स्ट्रैटेजी वेरीफाई अपने अकॉर्डिंग बनानी पड़ती है, और उसके अकॉर्डिंग आपको को लिंक के बताना है कि कैसे एबीसी सिस्टम हर एक जो कॉर्पोरेट है उनके हिसाब से जो है आपको एक एग्जाम्पल लिख करके उसे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये तो पार्ट 1B हो गया जहाँ पे एक डिफरेंट पैटर्न ऑफ आंसर आप लिख सकते हैं। उसके बाद 1E पे आते हैं हम डायरेक्ट, जो भी आपका कंपलसरी क्वेश्चन है, सेम वेटेज है, मार्क्स का भी हो या आपके जो है वर्ड लिमिट का हो, लेकिन वहाँ पे आपको क्या ट्रिक लेनी है। देखिए यहाँ पे एक्सेप्शंस पूछा है ऑफ द टू द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट रिगार्डिंग सेट ऑफ लॉसेस। अगर आपको प्रोविजन याद है तभी आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, वरना आप भूल जाइए। तो अब बहुत सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट बीच बीच में ये रेज करते हैं कि क्या मैम हम डायरेक्ट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर लें। तो अब इस क्वेश्चन की मदद से मैं आपको बताऊंगी नहीं, आपको प्रोविजन याद ही नहीं है तो आप लिखोगी क्या। तब तो लिखने का कोई फायदा नहीं है कि बार बार गूगल खोला या बुक्स खोली, इधर उधर सर्च किया और फिर लिखा। लिख तभी पाओगे जब ब्रेन में आपके कंटेंट होगा, और वो कंटेंट कब आएगा, जब अंडरस्टैंड करके कम से कम 1 से 2 रिवीजन दे दो आप। ठीक है, कवरेज करके स्ट्रॉन्ग कमांड करनी है और फिर लिखना है। तो इस क्वेश्चन की मदद से मैंने एक और क्वेश्चन जो रेज हुआ था हमारा पास्ट में कि पहले आंसर राइटिंग कर लें, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको कंटेंट ऑब्वियसली एटलीस्ट 80% कंटेंट आपके ब्रेन में रखना होगा, तभी आप आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब इस आंसर्स को कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आपको बताना होगा भाई सेट ऑफ लॉसेस एंड कैरी फॉरवर्ड में हम एक इंटर सोर्स एंड इंट्रा सोर्स एडजस्टमेंट करते हैं। अब अगर किसी स्टूडेंट ने सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस क्या होता है उस पर टाइम स्पेंड कर दिया, जो क्वेश्चन की डिमांड है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड कुछ और है और वेटेज क्वेश्चन की डिमांड पे गिवन है 150 वर्ड्स का और 10 मार्क्स का। तो आपने करना क्या है, आपने बस इतना ही बताना है भाई सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में 2 तरीके से हम एडजस्ट करते हैं। एक सेट ऑफ इंटरसोर्स एंड इंट्रासोर्स एडजस्टमेंट होती है। ठीक है, उसमें से कुछ आध केसेस में हमें एक्सेप्शन सीखने को मिलता है कि हमारे इंटर हेड में, मतलब सेम हेड में इंटरसोर्स एडजस्टमेंट के कुछ एक्सेप्शन है। फॉर एग्जांपल आपने दे दिया कि भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो वो शॉर्ट लॉस है, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल सॉरी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस से एडजस्ट नहीं होगा। ठीक है, स्पेक्यूलेशन लॉस है तो वो किसी और उसमें एडजस्ट नहीं होगा। स्पेसिफाइड बिजनेस से लॉस है तो वो किसी और बिजनेस की इनकम से एडजस्ट नहीं होगा। एग्जेम्प्टेड इनकम की कोई लॉस है तो वो किसी टैक्सेबल बिजनेस की इनकम से एडजस्ट नहीं होगा। ऐसे आपको एक्सप्लेन करना है। और स्टिल अगर आपके पास और कंटेंट है, मे बी आपके पास नॉलेज है और वर्ड लिमिट पूरी हो गई, ट्री डायग्राम बनाओगे आप। ठीक है, ट्री डायग्राम बना करके आप एग्जामिनर को बस ये मैसेज देना कि भाई मेरे पास नॉलेज और है बट वर्ड लिमिट होने की वजह से मैंने पॉज किया है। ठीक है, तो आपको ऐसे प्रेजेंट करना है। आप इसको रट नहीं सकते हो, किसी और का कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो, आपकी प्रैक्टिस ही आपको एक्सेल करेगी। तो आपको देखो मैंने ये इसीलिए कोलिंग कराया कि पेपर 1 में आपने जो थ्योरी क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन के 10 मार्क्स वेटेज हैं और सारे क्वेश्चंस 150 मार्क्स के हैं, फिर भी 3 क्वेश्चन में 3 डिफरेंट स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकती है। तो ये कैसे होगी, आप सारे रटोगे, सारे प्रिपेयर करोगे नहीं। इससे इजीएस्ट वे क्या है, कंटेंट को अच्छे से कवर अप करो और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो। जितनी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतना, अब इसकी कोई नंबर्स नहीं, आप ये क्वेश्चन पूछने आ जाओगे कि मैम कितनी प्रैक्टिस करें, कम से कम एक सब्जेक्ट में आप 4 से 5 क्वेश्चन तो लिख सकते हो।
टोटली बस उतना काफ़ी है, ठीक है? उससे आपका धीरे-धीरे जो है माइंड में, क्योंकि एक क्वेश्चन में मिस्टेक हुई, मानिए एक टेस्ट में, उसे आपने देखा, उस गलती को सीखा और उसको नेक्स्ट में रिपीट नहीं किया। दूसरे टेस्ट में कोई मिस्टेक्स हुई, उसमें से आपने कुछ सीखा, तो तीसरे टेस्ट में वो रिपीट नहीं होगा, तो आप एक्सेल होते चले जाओगे, ठीक है? सो आई बिलीव एक रोड मैप, एक ब्रीफ, क्योंकि देखिए ये बहुत ही वाइड टॉपिक है, ठीक है? तो मैंने आपके सामने प्रेज़ेंट किया है। क्वेश्चन नंबर 2 सी भी अगर आप इस पर्टिकुलर ईयर का देख लेंगे, जहाँ पे एनुअल वैल्यू पूछा है और इलिस्ट्रेट करने को बोल दिया है। और बहुत सारे स्टूडेंट ने मेरे को यहाँ पे ये बताया कि उन्होंने इलिस्ट्रेशन में क्या किया है, वो स्टेप्स लिख के आगे हैं, उन्होंने टेबल बना दी है और उसे इलिस्ट्रेट किया। नहीं, इलिस्ट्रेशन मीन्स आपको नंबर्स का यूज़ करना है। तो सबसे पहला टारगेट ये आता है किसी एग्ज़ाम में, आपको क्वेश्चन को समझने आना चाहिए। और क्वेश्चन को समझ कब पाओगे? क्वेश्चन को समझ आप तभी जब पाओगे जब आपको सिलेबस पता हो और चैप्टर्स पता हो और चैप्टर्स के अंदर के कंटेंट पता हो। ठीक है? तभी तो आप समझ पाओगे कि ऐसा क्वेश्चन आ रहा है और उसे कैसे फ्रेम करना है। तो जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताती हूँ, उस पे ऑन एन एवरेज मैंने 7 टू 8 इयर्स का इतना एक्सपीरियंस पुट किया है, ठीक है? तभी मैं वो आपके सामने लेकर के आ रही हूँ, ठीक है? तो उस स्ट्रैटेजी को अगर आपने सिंसियरली फॉलो किया, इट्स माय प्रॉमिस कि वो आपको 100% रिजल्ट देगी, ठीक है? तो मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दिया है पेपर 1 का। पेपर 2 को मैं सेपरेटली डिस्कस करूँगी, क्योंकि मैं एक बार आपका रिव्यू जानना चाहती हूँ कि आपको कैसा और इनपुट चाहिए, क्योंकि मैंने कहा आपको बता रही भई ये क्रिएटिविटी है और प्रैक्टिस से आएगी आपको, कोई कॉपी पेस्ट से नहीं आएगी, कहीं इधर-उधर से नहीं। अगर आपने मन बना लिया है कि आपको मेंस में बैठना है, आपको इंटरव्यू तक जाना है, इंटरव्यू भी क्वालीफाई करना है, तो आपको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। हाँ, अगर आप ऐसे ही कर रहे हो कि ठीक है करके देखते हैं, हुआ तो कर लेंगे, तो ये मत करना, क्योंकि मुझे पता है आप बहुत ही अपना प्रीशियस टाइम दे रहे हो, अपने इमोशंस लगा रहे हो और अपना ये जो कीमती वक़्त दे रहे हो ये लौट के नहीं आएगा, और फिर क्या है ना, ये नहीं होने के बाद जब पीछे जाते हैं तब गिल्ट होता है कि ये नहीं किया, काश प्रैक्टिस कर लिया होता, काश कल पे नहीं छोड़ा होता, तो आज हम उस पोस्ट पे होते जहाँ पे हम रहना चाहते हैं। देखिए ना, नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर दोगे ना, तो कोई ऑफिसर सामने से जाएगा तो गिल्ट फील होगा, तो वो चीज़ आने नहीं देनी है हमें, अपना 100% देना है, ठीक है? अपना अपने 100% देना है, बाकी नथिंग इज़ इन योर कंट्रोल, ठीक है? तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए मैक्सिमम, और जितने भी मैंने आपको यहाँ इस पर्टिकुलर प्लेटफ़ॉर्म पे आपको जो अपने जो एनालिसिस दी है, वो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स की, एक्स पास स्टूडेंट्स की, ऐसे स्टूडेंट की जो इंटरव्यू तक भी होकर के आए हैं, उनके भी वर्ड्स को हमने इंक्लूड किया गया है, तो वो सब आपके लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं। आपका टाइम बहुत कीमती है, इसीलिए उनको ध्यान में रखते हुए सारे सेशंस को कवर अप किया है। बीच-बीच में कुछ आज सेशंस जो आउटडेटेड हो जाते हैं या कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिलता है जिसे हमें इंक्लूड करना चाहिए, हम वैसे वीडियोज़ डिलीट करके आपके पास रिवाइज़ इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, ताकि आप पुरानी वीडियो को देख के अपना समय ना वेस्ट करें और सीधे जो न्यू आपकी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है, उसी पे अपने टाइम को स्पेंड करें। तो आई बिलीव आज के इस पर्टिकुलर सेशन में मैंने एक ब्रीफ ओवरव्यू आपके सामने रखा, 0.1% भी आपको वैल्यू एडिशन दिया है तो आप उसे कन्वे करेंगे। आपकी और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं थ्योरी पेपर के आंसर राइटिंग को लेकर के, आप उसे पूछें, और कोई क्वेरीज हैं उसे भी पूछें। अभी बहुत सारे स्टूडेंट आज भी ये पूछते हैं कि क्या मैम कैलकुलेटर अलाउड है? तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप प्लेलिस्ट देखिए यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल की। ऐसी बहुत सारी क्वेरीज़ हैं जिस पे आप अननेसेसरी टाइम वेस्ट कर रहे हैं और वो ऑलरेडी कवर की जा चुकी है अलॉन्ग विद द नोटिफिकेशंस। तो आप प्लीज़ उनको रेफ़र करेंगे, ठीक है? और अगर कोई क्वेरी स्टिल आपकी अनआंसर्ड है तो फील फ्री टू राइट मी, विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। कुछ नया आपके साथ नॉलेज शेयर करूँगी। क्लासेस कॉन्टिन्यूअसली हर सब्जेक्ट के बीच-बीच में चल रही हैं, उसका आप बेनिफिट लें। पेड कोर्सेज़ तो देखिए सेपरेटली है, जो पेड कोर्सेज़ नहीं भी ऑप्ट कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आपने जो है जितने भी आपके इधर वीडियो सेशंस अवेलेबल हो रहे हैं टाइम टू टाइम, आप उसका बेनिफिट लें, वैसा रोड मैप बनाएँ और उसे एग्ज़ीक्यूट करें, ठीक है? सो अगर कोई क्वेरी है और कोई आपकी डिस्कशंस हैं, उसे कमेंट सेक्शन में पूछ करके क्लियर करें। हार्ड वर्क करें और आपकी जीत बिल्कुल पॉसिबल होगी, अपना 100% दें। टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।